और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लिक्विडिटी रेशियोज़ के दोनों पार्ट को समझ लिया था कि लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो क्या होता है और लिक्विड रेशियो क्या होता है, इसको समझ लिया था। उसको हम लोग शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं, सेकेंड है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो, जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बोलते हैं। ठीक, तो सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस मीन्स that the business is in a position to meet the long term financial obligation as and when they become due. सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस का मतलब ये होता है कि एक ऐसी पोजीशन बिजनेस की कि जब उसके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो होती है जब ड्यू होती है, ठीक, वो उसको उस टाइम पे मीट कर सके। ठीक, solvency ratios are the ratios which show whether the enterprise will be able to meet in its long-term financial obligation, that is long-term liabilities। ठीक, तो सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है? एक ऐसा रेशियो होता है कि वो ये बताता है कि कोई एक एंटरप्राइज जो है वो अपनी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट कर सकता है या नहीं कर सकता, और जो कि लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन में क्या आता है, हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आती हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्वेंसी रेशियोज कौन कौन से होते हैं? जैसे नंबर 1 है हमारा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, नंबर 2 है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, नंबर 3 है प्रोप्राइटरी रेशियो, और नंबर 4 है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसको हम लोग ICR भी बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आइए बात करते हैं हम लोग डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की। ये अब होता क्या है इसके बारे में समझते हैं पहले। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो shows relationship between long-term external equities and internal equities of the enterprise। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है? ये हमें रिलेशनशिप शो करता है किसके बीच में? लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल इक्विटीज़, ठीक, और इंटरनल इक्विटीज़ के बीच में। एक्सटर्नल इक्विटीज़ में हमारा क्या आता है? जो भी एक्सटर्नल डेब्ट हम लोग लेते हैं, और इंटरनल इक्विटी में आता है हमारा जो शेयर होल्डर्स फंड होता है। ठीक, इट इज़ कंप्यूटेड टू assess लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द एंटरप्राइज। अब इसको किस लिए निकाला जाता है? जिससे कि हमें ये पता चल सके कि जो भी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हमारी कंडीशन होती है उसके बारे में, जिससे कि हमें पता चल सके। एक्सटर्नल इक्विटीज और एक्सटर्नल डेब्ट्स आर द लाइबिलिटीज ऑफ द एंटरप्राइज पेबल टू आउटसाइडर्स। जो एक्सटर्नल इक्विटी या एक्सटर्नल डेब्ट्स होता है वो क्या होता है? एक लाइबिलिटी होती है बिजनेस की, जो कि बाहरियों के ऊपर होती है। ठीक है, बाहरियों को पे करने की लाइबिलिटी होती है। दे इंक्लूड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दोनों ही आते हैं। दे आर शोन एज नॉन करेंट लाइबिलिटीज इन द इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। ऐसे एक्सटर्नल इक्विटीज़ को कहाँ शो करते हैं? नॉन करेंट लाइबिलिटी में शो करते हैं, इन द इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पार्ट में, पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोविज़न इज टू मेड। अब क्यों ये किया जाता है? इसका प्रोविज़न क्या होता है? इसका प्रोविज़न होता है टू मेड मीट अ लाइबिलिटी अमाउंट ऑफ विच इज़ नॉट डिटरमाइंड बट प्रोवाइडेड बाय मेकिंग बेस्ट एस्टिमेट। ठीक है, तो इसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रोविज़न क्या होता है कि जो लाइबिलिटी अमाउंट है, जो भी ऑब्लिगेशंस हैं इसको मीट करने के लिए, वो हम डिटरमाइन पहले से नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ एक बेस्ट मेकिंग एस्टिमेट, ठीक है, बेस्ट एस्टिमेट मेक करके हम लोग इसका ऑब्लिगेशन मीट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, सिंस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आर इन द नेचर ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, दे आर इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल इक्विटीज़। जब से लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जो हैं वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आने लगे हैं, ठीक है, तो उनको कहाँ इंक्लूड कर दिया गया है? इंटरनल एक्सटर्नल इक्विटीज़ में, जैसे एक्सटर्नल डेब्ट, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द अमाउंट में बी डिफरेंट एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी। क्लियर है? तो अब दो चीज़ और समझते हैं हम लोग इसमें।
लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या क्या होता है? तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स आर क्लासिफाइड और शोन एज लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स अंडर नॉन करेंट लाइबिलिटीज। जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स होती है वो क्या होती हैं, उनको दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स जिनको क्लासिफाई करते हैं एज अ लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स अंडर नॉन करेंट liabilities if they are payable after 12 months from the date of balance sheet or the or after the period of operating cycle. Borrowing out of long term borrowings payable within 12 months from the date of balance sheet or within the period of operating cycle are shown as current maturities of long term debts under main head current liabilities and subhead under other current liabilities. Since it become a current liability, it is not considered while computing debt to equity ratio. अब आते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आर क्लासिफाइड और शोन एज नॉन करेंट लाइबिलिटीज इफ दे आर पेबल आफ्टर 12 months from the date of balance sheet or after the period of operating cycle. They are considered while computing debt to equity ratio because they are long term liabilities of the enterprise, that is are external equities. क्लियर है ये सबको? तो मेन इसका मोटिव ये था ये दो पॉइंट्स पढ़ने का कि हमें ये पता चले कि इनको बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो डेप्थ टू इक्विटी रेशियो है इसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? तो हमारा फॉर्मूला क्या है? ये डेप्थ टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल्स टू डेप्थ अपॉन इक्विटी। इक्विटी को हम लोग शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं। ठीक है, डेप्थ टू इक्विटी रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज प्योर रेशियो से 2:1। ठीक है, प्योर रेशियो क्या होता है डेप्थ टू इक्विटी का? 2:1 होता है। डेप्थ कैसे अब निकालते हैं? डेप्थ में आता है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, या टोटल जो डेप्थ है उसमें से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दें, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड में से इक्विटी माइनस कर दें। ठीक है, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डेप्थ प्लस इक्विटी होता है। ठीक है, अब हमें डेप्थ निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल एम्प्लॉयड में से हम इक्विटी माइनस कर देंगे। ठीक, या फिर इसको निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, दूसरा आता है इक्विटी। अब इक्विटी कैसे निकालते हैं हम लोग? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस और नॉन करेंट एसेट्स जिसमें हमारा टेंजिबल एसेट्स प्लस इनटेंजिबल एसेट्स प्लस नॉन करेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये आता है। वर्किंग कैपिटल आ गया। नॉन करेंट लाइबिलिटीज जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ गए, और टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेप्थ। तो हम लोगों ने ये देख लिया किस तरीके से डेप्थ निकालते हैं, किस तरीके से इक्विटी निकालते हैं, वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, ये तो आप लोग को पहले से ही पता है। आइए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें क्या है? फॉर्म द फॉलोइंग कैलकुलेट डेप्थ टू इक्विटी रेशियो। अब इसमें हमें शेयर कैपिटल दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, सरप्लस दिया है, डिवेंचर दिया है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। तो फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, डेप्थ टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेप्थ अपॉन इक्विटी। ठीक है, अब डेप्थ निकालने के लिए क्या करेंगे? डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा लॉन्ग टर्म डेप्थ निकल आएगा। ठीक है, इक्विटी निकालने के लिए क्या करेंगे? शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सरप्लस, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारी इक्विटी निकल आएगी। जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे फॉर्मूला पे और उससे हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक, ऐसे ही कैलकुलेट डेप्थ टू इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसमें टोटल एसेट्स दिया है, टोटल डेप्थ दिया है और करंट लाइबिलिटीज दिया है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? डेप्थ टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेप्थ अपॉन इक्विटी। अब डेप्थ निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल डेप्थ में से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे तो हमारा डेप्थ निकल आएगा। इक्विटी निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल एसेट्स में से टोटल डेप्थ माइनस कर देंगे तो हमारी इक्विटी निकल आएगी। तो इन दोनों को वैल्यू पुट कर दिया और इसका आंसर निकाल लिया। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर निकलेगा वो रेशियो में ही निकलेगा, इसको फ्रैक्शन में हमें आंसर नहीं देना है। क्लियर है ये सबको? तो अब
जो हमने अभी तक पढ़ाया है इसमें उसको अच्छे से समझो और वर्कशीट में आज दूंगा, उसको सॉल्व करो।